नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि आम नागरिकों को सरकार की आलोचना करने के लिए आप प्रताड़ित नहीं कर सकते। अब इस फटकार के पर्दे के पीछे की पूरी पिक्चर क्या है वो आप जान लीजिए। दिल्ली निवासी रोशनी बिस्वास को एक फेसबुक पोस्ट के लिए कोलकाता पुलिस समन भेजी। रोशनी ने कोरोना महामारी के बीच कोलकाता के भीड़भाड़ वाले इलाके राजा बाजार की एक तस्वीर शेयर कर दी थी और शायद यही रोशनी से गलती हो गई। और ममता सरकार की ढिलाई को लेकर रोशनी ने इस तस्वीर के जरिए सवाल उठाए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट की नजर में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ममता दीदी की सरकार के साथ साथ पश्चिम बंगाल की पुलिस को भी फटकार लगाई और पश्चिम बंगाल सरकार के इस कदम को अभिव्यक्ति की आजादी का हनन करार दिया है, जिसके बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं ममता सरकार। सवाल सबसे पहला यह है कि ममता बनर्जी को, उनकी सरकार को सोशल मीडिया से आखिरकार इतना डर क्यों लगता है? ममता को क्या अपनी आलोचना या अपनी सरकार की आलोचना बर्दाश्त नहीं है? क्यों बार बार, एक बार नहीं बार बार लाइन क्रॉस करती है ममता बनर्जी और उनकी सरकार? और पब्लिक की आजादी पर क्यों ममता बनर्जी लगाम लगाने की कोशिश करती हैं? और एक बार नहीं है, ऐसा बार बार हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और सुप्रीम कोर्ट को अब तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर टिप्पणी की है कि बार बार आप लाइन क्रॉस मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि भारत में हर किसी को बोलने की आजादी है, भारत को आजाद देश बना रहने दें। सुप्रीम कोर्ट और हम फ्री स्पीच की रक्षा के लिए हैं, ये उन दोनों जस्टिस ने कहा है जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। आम नागरिकों को आलोचना के लिए आप प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आलोचना करने पर आप नागरिकों को परेशान नहीं कर सकते हैं। यह नागरिकों की आजादी पर अतिक्रमण जैसा है। ऐसी तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई हैं इस पूरे मामले में। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ पूरे गेस्ट का पैनल है। मैं सबसे पहले जो अपना गेस्ट पैनल है उनसे इंट्रोड्यूस आपको करा देता हूं। मेरे साथ तौसीफ खान इस वक्त मौजूद हैं, टीएमसी के समर्थक हैं। एल्बर्ट बंसाला साहब हमारे साथ हैं, जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन के संयोजक हैं। आपका स्वागत है। और हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर लॉयर हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हमारे साथ प्रियंका तिब्रेवाल जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और अब से कुछ और देर में हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले चूंकि ये टिप्पणी की गई है पश्चिम बंगाल की सरकार पर, तो तौसीफ खान साहब सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही है। आप टीएमसी के सपोर्टर भी हैं, आप टीएमसी के समर्थक भी हैं। ऐसी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की, ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी, क्यों उसका हनन कर रहे हैं आप? क्या ऐसी जरूरत पड़ जाती है? क्यों एक सोशल मीडिया पोस्ट अगर हो जाती है तो उस पर इतनी बौखलाहट हो जाती है कि कलकत्ता पुलिस उठाकर दिल्ली में उस महिला को समन भेज देती है कि आओ हाजिर हो हमारे सामने? नहीं, देखिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अक्यूज्ड है उन्होंने खुद भी इंटरिम बेल लेने के टाइम पे ये आश्वासन दिया था कि मैं खुद कैलकाटा आकर के विजिट करूंगी। तो ये बात भी कोर्ट के सामने रखा गया है। और क्योंकि ये लॉकडाउन का दौर है तो कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो पुलिस में अपीयरेंस कर सकती हैं या फिर कोलकाता पुलिस दिल्ली जाकर के उन्हें विजिट कर सकती है। ये कोरोना का दौर है तो लॉकडाउन का टाइम है, दुश्वारी है आने जाने में लोगों को, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का को अवेल किया जाए या फिर पुलिस आके विजिट करे। और दूसरी तरफ सवाल है कि सेक्शन 41 सीआरपीसी का मिसयूज नहीं होना चाहिए। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है, जो कि एक लॉ है जो कि प्रेसिडेंट सेट करता है आने वाले सारे केसेस के लिए, चाहे वो देश के किसी भी कोने में ऐसा इंसिडेंट हो रहा हो, वो उस पर अप्लाई करेगा। नहीं, लेकिन तौसीफ साहब, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप बार बार लाइन क्रॉस मत कीजिए, भारत को आजाद देश रहने दीजिए। एक कोई एफबी पोस्ट करेगा और वो आपकी सरकार को हजम नहीं होगा, पश्चिम बंगाल की सरकार को, तो आप उठा के किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए समन भेज देंगे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने तो जो ऑब्जर्वेशन दिया है वो लॉ ऑफ द लैंड है, उसको तो सारे सरकार को पालन करना है। इसमें जो अक्यूज्ड है उन्होंने कहा है कि ये पोस्ट से उनका कुछ लेना देना नहीं है, तो ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इस पे जो कार्रवाई होना है वो कार्रवाई होगी। जहां तक कि ये अपीयरेंस का बात था, जो वो अपना क्वॉशिंग के लिए उन्होंने पिटिशन डाला है वो पेंडिंग है। जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू के लिए वो गई थी समन को लेकर के रिव्यू के लिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है
कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अवेल कीजिए या फिर पुलिस आकर के दिल्ली में विजिट करे उनको। नहीं, मेरा सवाल ये है दिल्ली से कलकत्ता बुलाना। मेरा सवाल ये है क्यों ऐसा हो क्यों रहा है? कोई शख्स अगर फेसबुक पे पोस्ट कर रहा है और एक बाजार की तस्वीर पोस्ट कर रहा है, सरकार की ढिलाई या कुछ कमी को दिखा रहा है, तो क्या ये बर्दाश्त नहीं है? सरकार को आलोचना बर्दाश्त नहीं है अपनी वहां पर, या किसी को बोलने का नहीं है वहां पर? देखिए, केसेस जो है वो कंप्लेंट के बेसिस पे पुलिस इनिशिएट करती है। बहुत वक्त ऐसा होता है, खुद सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन है इस पे कि जो सोशल मीडिया के थ्रू गैर जिम्मेदार तरीके से बहुत सारे पोस्ट डाल दिए जाते हैं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकता है। इसलिए उस पे मॉनिटरिंग भी करना जरूरी है। नहीं तो इसमें क्या गैर जिम्मेदारी भरा था सर, मुझे बताइए जरा आप। जी, ये एक सब्जेक्ट टू ये आपका इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इस पे जो एक्शन लेना है वो लिया जाएगा। अभी तो मतलब बिना इन्वेस्टिगेशन के समन भेज दिया गया? गवर्नमेंट ने बिना कुछ सोचे समझे समन भेज दिया कलकत्ता पुलिस ने? स्टेट गवर्नमेंट ने सबमिशन दिया है हाईकोर्ट में कि ये इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल किया जा रहा था, अरेस्ट तो वही तो मेरा सवाल है कि स्टेट गवर्नमेंट को उसमें परेशानी क्या है? स्टेट गवर्नमेंट को परेशानी क्या है इसमें? नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट, यहां पुलिस ने समन भेजा है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सेक्शन 41 सीआरपीसी का नोटिस इशू किया। तो सवाल ये उठता है कि कोरोना के दौर में क्या आप दिल्ली से कलकत्ता किसी को बुला सकते हैं सेक्शन 41 का सीआरपीसी के नोटिस पे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुलासा दिया है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अवेल कीजिए या तो फिर आप खुद जाकर के ट्रैवल करके उनसे इन्वेस्टिगेट। ठीक है, मैं तौसीफ खान जी के पास चल रहा हूं। तौसीफ खान जी के पास। तौसीफ जी, मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल एक्चुअली सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाह रहा था, लेकिन शायद आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। सवाल ये है कि लाइन क्रॉस क्यों कर रही है और ये सुप्रीम कोर्ट को कहने की जरूरत क्यों पड़ गई कि आप, ठीक है, मैं इस वक्त प्रियंका जी के पास चलूंगा, बीजेपी प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी जैसी कोई चीज नहीं है हमारे देश में कि कोई एक फेसबुक पे पोस्ट करेगा, आप उठाकर उसको समन भेज देंगे हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठे हुए कि आइए हाजिरी लगाइए हमारे सामने? देखिए, यहाँ की सरकार और पुलिस इस वक्त जो कर रही है और प्रजातंत्र का घोर अपमान हो रहा है, संविधान को ये नहीं मान रहे, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर यहाँ सब कुछ खत्म हो गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को ये कत्ल कर रहे हैं रोजाना। तो यहाँ के लिए और इस तरह का जो ये रूप रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, अवहेलना करते हैं। दूसरी बात ये, अभी जो तौसीफ जी कह रहे थे कि 41A का इसमें नोटिस आया है, कानून के तहत पुलिस काम कर रही है, तो सर लेट मी बी वेरी क्लियर, यहाँ पुलिस सिर्फ नाम का काम करती है, वह सरकार के इशारों के बिना सांस तक नहीं लेती। ये बहुत सारे केसेस में हमने देखा है। सेक्शन 66A जो कि आईटी एक्ट का ऑलरेडी रिपील्ड हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से, आज भी आप देखेंगे कि यहाँ की पुलिस वो सेक्शन को डाल करके लोगों को गिरफ्तार कर रही है। तो ऐसी पुलिस के लिए आप क्या कहेंगे कि किसके इशारों पर चल रही है? आज भी बीजेपी वर्कर्स को यहाँ अरेस्ट किया जाता है और सारे इसमें से बहुत सारे मुकदमे तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। जबकि एक बीजेपी की जो हमारी कार्यकर्ता थी, उसने एक फोटो पोस्ट किया था जो मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं हुआ था। और जैसा कि अभी तौसीफ जी ने कहा कि कंप्लेन के द्वारा ये सब कुछ जो है एक्शन लिए जाते हैं, तो आप देखिए कि कोई अचरज की बात नहीं है। जितनी कंप्लेन होती है वो कोई ना कोई टीएमसी वर्कर करता है, पार्टी का पोस्ट होल्डर करता है, कार्यकर्ता करता है, और उस पे एक्शंस जो है वो तृणमूल की पुलिस करती है। वह पश्चिम बंगाल की पुलिस नहीं है, वह तृणमूल कांग्रेस की पुलिस है जो जाकर के लोगों को पकड़ती है, उनके पीछे लगती है, उनको डराती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की। आवाज उठाओगे तो ये देखो क्या होगा। ये तृणमूल राज यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, मगर वे ये भूल रहे हैं कि लोग इस सब से अब डरते नहीं हैं। भाई, कोरोना के टाइम पे आप किसी को बुला सकते हो कि नहीं बुला सकते हो, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। तो जहां उस लड़की ने या जो भी पोस्ट डाला, उसमें जब दिखाया कि ये नियम और कायदे कानून सिर्फ कुछ लोगों के लिए क्यों राजा बाजार में फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो क्या गुनाह किया उन्होंने सच बोला था। सच बोलने की सजा आप उनको दिखाना चाहते हैं कि आवाज उठाइए, फिर देखिए हम क्या करते हैं। तो ये है तृणमूल सरकार का सही चेहरा। ठीक है, तौसीफ जी मुझे ये बताइए, तो मैं ये आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या जो ये समन किया गया है, आपको नहीं लगता कि ये परेशान करने का सिर्फ एक एजेंडा है, परेशान करने का तरीका है, प्रताड़ित करने का तरीका है? और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह रहा है, आप परेशान कर रहे हैं दिल्ली में बैठी एक महिला को।
नहीं भाई, ये सीआरपीसी में इसका प्रोविजन है, सेक्शन 41A का नोटिस है। ऐसा तो नहीं है कि रात में ख्याली पुलाव किसी ने पकाया और एक नोटिस उठा के भेज दिया, उसके पीछे बेसिस होते हैं। अब इसके एग्जामिन हुआ है, इसका लीगल रिव्यू हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आप उसको फिजिकली प्रेजेंट होने का कंपेल मत करो, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर लो। तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। दूसरी बात, पुलिस को हैंडलिंग अगर केस किया जाता है, अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रही थी कि चीफ मिनिस्टर के इशारे से सब काम होता है। देखिए, ये बंगाल का कल्चर नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का कल्चर है। हाथरस की जो बेटी को जो रात में जला दिया गया नहीं, था, तौसीफ साहब, एक नहीं बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए ऐसे, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए ऐसे। अभी 2-3 तो मैं अभी एक आध साल के में 2-3 मैं आपको गिना दूंगा, अभी एक का तो जिक्र उन्होंने किया ही, एक का तो जिक्र उन्होंने किया जब प्रियंका शर्मा को अरेस्ट कर लिया गया था, प्रियंका शर्मा को जेल भेज दिया गया था एक मीम बनाने के लिए। एक बंगाली पिक्चर थी, उसकी रिलीज पर रोक लगा दी थी ममता बनर्जी ने। उसकी रिलीज, वो भी अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक थी, उसकी रिलीज पर रोक लगा दी। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था ममता सरकार पर, उसको भी फटकार लगाई थी। एक नहीं, बार बार इस तरह के इंसिडेंट्स होंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे ही ना। क्यों अगर कोई बोलता है या कोई चीज आपके फेवर की नहीं है, आपको हजम नहीं हो रही है, तो आप उसको बंद कर देंगे, उसका मुंह बंद करा देंगे। हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं सर। ये बंगाल का कल्चर नहीं है कि कोई चीज फेवर में नहीं है उसको बंद करा दो। ये उत्तर प्रदेश का कल्चर है। लेकिन अभी दिख तो हमको बंगाल में रहा है। गोली मार दो, उसके ऊपर में टेररिज्म का केस लगा दो, उस पे नेशनल अभी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी का नाम नहीं लिया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार यूपी को नहीं लगाई है। की बेटी के साथ क्या हुआ? अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार कहां लगाई है, मुझे बताइए। पुलिस ने, आप बताइए। अभी ये बताइए कहां मुंह बंद करने की कोशिश की गई? अभी मुझे बताइए कहां मुंह बंद करने की कोशिश की गई है? सरकार के इशारे पे जो पुलिस काम करती है, ये उत्तर प्रदेश का कल्चर है। अभी मुझे बताइए कहां मुंह बंद करने की कोशिश की गई? अश्विनी उपाध्याय जी को भी लाइए। अश्विनी उपाध्याय जी बहुत सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। अश्विनी जी, आपने तो प्रियंका जी का केस भी लड़ा था, उस केस में क्या हुआ था? क्या आपको नहीं लगता कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सीधे तौर पर एक हिंदुस्तानी की, एक आम नागरिक की अभिव्यक्ति पर हमला है कि तुम चुप रहो? ये समन, ये धमकी नहीं है क्या? ये सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, एक तरीके से धमकी है, धमकाना है। तुम चुप रहो, हिम्मत मत करना हमारे खिलाफ बोलने की, वरना देखो हम क्या कर सकते हैं। एक्चुअली बंगाल में इस समय जो कुछ हो रहा है उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि व्हाट वी हैव टुडे इन बंगाल, इट्स नॉट ए पीपल्स पुलिस, इट्स रूलर्स पुलिस। वहां की पुलिस पूरी तरीके से केवल सत्ता की पुलिस बन चुकी है और पार्टी की पुलिस बन चुकी है। केवल जैसे उसको इशारे मिल रहे हैं उसके हिसाब से काम कर रही है। अगर आप पिछले 5 साल का आंकड़ा उठा के देखें तो मैंने जो व्यक्तिगत रूप से मैंने पता किया तो पता चला वहां पे जो टीएमसी के कार्यकर्ता नेता, उनके खिलाफ तो मैटर कंप्लेन तो हो रही है, एफआईआर कन्वर्ट नहीं हो रहे, बल्कि जो दूसरे दलों के लोग हैं उनके खिलाफ फेक कंप्लेंट भी आ रही है और कंप्लेंट को एफआईआर में कन्वर्ट किया कौन सा डेटा है बोलिए जरा। तो इससे ज्यादा डबल स्टैंडर्ड और क्या हो सकता है कि आप वहीं पे आप, मैं आपको बताता हूं, जरा सुन लीजिए, बताता हूं आपको, डेटा बताता हूं। एनसीआरबी जो लगातार जो आई है डेटा, उसमें एक तो एक्विटल बहुत ज्यादा हो रहा है बंगाल में, और जो एक्विटल पाया गया, जो लोग छूट रहे हैं अदालतों से, वो पुलिस की नाकामी की वजह से छूट रहे हैं। पुलिस की नाकामी की वजह से क्यों छूट रहे हैं? या तो पुलिस टाइम पे चार्जशीट नहीं फाइल कर रही है। जैसे ही वो टीएमसी का या पार्टी का कार्यकर्ता हो तो पुलिस पहली बात तो चार्जशीट नहीं फाइल करती, चार्जशीट फाइल नहीं करती तो उसको बेल मिल जाती है। तो एक तो ये हुआ कि कंप्लेन न लेना, कंप्लेन ले लेना, फिर एफआईआर न लाज करना अगर वो टीएमसी का कार्यकर्ता है, और फिर अगर एफआईआर लाज भी कर लेना, उसके खिलाफ चार्जशीट न फाइल करना, चार्जशीट फाइल कर भी दिया तो अदालत में उसकी पैरवी न करना। मतलब इतना सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी कीमत पे कोई एक टीएमसी का कार्यकर्ता को सजा न होने पाए। दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है, जो अब तक पिछले 5 साल में कम से कम 10 घटनाएं बड़े लाइमलाइट में है, जिसको मीडिया ने दिखाया है कि छोटी छोटी बात पे, मतलब फेसबुक पोस्ट पे, ट्विटर पे, कुछ भी कहने पे, एक वहां के जो पत्रकार थे उन्होंने कार्टून बनाया था, एक वहां के मीडिया ने स्टिंग किया था, उसके बाद उनको टॉर्चर किया गया। तो वहां पे एक तरीके से आप देखिए कि मीडिया वालों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, आम जनता तो उसकी तो हालत ही खराब है। तो ये वहां पे जो चल रहा है उसका मूल कारण यह है कि 1861 का जो पुलिस एक्ट था वो आज भी चल रहा है। 1861 में
1861 में लॉर्ड मैकाले ने एक कानून बनाया था, मैं बहुत देश के लिए बताना जरूरी समझता हूं। वो कानून 1861 में लॉर्ड मैकाले ने बनाया था, वो आज तक उसको मॉडिफाई नहीं किया जा रहा है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया था पुलिस रिफॉर्म पे, मैं भी उसमें पार्टी हूं, मैं भी उसमें पिटिशनर हूं। उसका केस का नाम है प्रकाश सिंह एंड अदर्स, तो मैं अदर्स में मैं भी हूं। वो 2006 का जजमेंट, उसमें 7 डायरेक्टिव्स आए थे। बंगाल ने कुछ भी नहीं किया। बंगाल की ममता सरकार ने उसमें एक स्टेप नहीं लिया, उसके पहले जो वामपंथी सरकार थी उन्होंने भी एक स्टेप नहीं लिया। तो वहां बंगाल में पुलिस रिफॉर्म है नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो 2006 का जजमेंट था पुलिस रिफॉर्म पे, उसको लागू नहीं किया गया। 1861 का लॉर्ड मैकाले वाला जो पुलिस एक्ट था वो आज भी चल रहा है। इसकी वजह से जो वहां की पुलिस होती है, चाहे वो वामपंथी थे तो वामपंथियों के गुलाम हो गई, अब टीएमसी है तो टीएमसी के गुलाम हो, टीएमसी पार्टी के गुलाम हो चुकी है। पूरी तरीके से सत्ता के इशारे पे काम कर रही है। अगर वो कार्यकर्ता सत्ताधारी है तो एफआईआर नहीं होगी, एफआईआर होगी तो चार्जशीट नहीं होगी, चार्जशीट नहीं होगी तो बहस नहीं होगी। लेकिन दूसरे अगर वो पार्टी दूसरी पार्टी का है, विपक्ष का है, उसके खिलाफ कंप्लेन भी होगी, एफआईआर भी होगी, चार्जशीट भी होगी, इंट्रोगेशन भी होगा, इन्वेस्टिगेशन भी होगा। आप ये कह रहे हैं कि अपनी सहूलियत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि 1861 का लॉर्ड मैकाले का जो कानून था। हाँ ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। रश्मि मिश्रा जी भी मेरे साथ हैं और मेरे साथ एल्बर्ट बंसाला जी भी हैं, मुझे उनसे भी रिएक्शन लेना है। रश्मि जी के पास मैं चलूंगा क्योंकि वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर और प्रकाश डालेंगी। रश्मि जी, इंसिडेंट क्या हुआ है शायद मुझे लगता है आपको पता होगा, मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूं। रोशनी विश्वास नाम की एक महिला है जिन्होंने कलकत्ता के राजा बाजार इलाके की एक तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर उसको शेयर कर दिया था और उस तस्वीर में यह था, ये बताते हुए कि देखिए लॉकडाउन चल रहा है लेकिन फिर भी नियमों का पालन नहीं हो रहा है। क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि कलकत्ता पुलिस उनको समन दे कि अब हमारे सामने कलकत्ता में हाजिर हो और हमको जवाब दो? क्या यह गुनाह है सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट करना? आर्टिकल 19(1)(a) के तहत भारत के हर एक नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है। आज जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है वो हम सबके सामने है। सोशल मीडिया वॉरियर्स सच को दिखाने की कोशिश करते हैं और बंगाल की सरकार उस सच को बिल्कुल दबाने के चक्कर में लगे हुए हैं। सच्चाई का सामना ममता सरकार करना नहीं चाहती और ये जो है एक तरह से आप कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे असॉल्ट है और टोटली जो कह सकते हैं वेस्ट बंगाल में एक एट्रोसिटी की स्थिति बनी हुई है। मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए और हम जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं वो सच्चाई को लाना चाहते हैं लोगों के सामने में, देश के सामने क्या चल रहा है वेस्ट बंगाल में वो दिखाना चाहते हैं और ये हमें दबाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आया है, बहुत खुश हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एक सोशल मीडिया वॉरियर होने के नाते मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारा ध्यान लिया और हमारे लिए जो है हमारे फेवर में एक जजमेंट दी। ठीक है, एल्बर्ट बंसाला साहब भी है मेरे साथ, में उनके पास चल रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के संयोजक हैं। एल्बर्ट, आप युवा हैं और आजकल मुझे लगता है कि सब लोग जो है सोशल मीडिया का यूज करते हैं और सोशल मीडिया ने एम्पावर भी किया है। आजकल यूथ हो चाहे कोई भी हो, सबको एम्पावर किया है। तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर देना क्या किसी को जेल भेजने का आधार बन जाता है? उठा के उसको जेल भेज दो। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सलाम पेश करना चाहूँगा कि पंजाब में बैठे उन सारे अन्नदाताओं को जिन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी, जिस पे आज हम ये बहस कर रहे हैं, उसको जिंदा रखने के लिए पिछले 1 महीने से लगातार संघर्ष में वो हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो आज वर्डिक्ट आया, एक टिप्पणी आई है, ऑब्जर्वेशन जो है, जिसमें उन्होंने बताया कि आप अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करिए, सरकार की कुछ बंदिशें हैं, आप उसमें काम करिए। ये लोकतंत्र लोगों से बना हुआ है और लोग इसमें सबसे ऊपर हैं, उनके द्वारा ये पूरा का पूरा संविधान चलाया जाता है। और ऐसे में जब ऐसे केसेस हम सुनते हैं, सोशल मीडिया की बात आपने की, सोशल मीडिया पे अगर कोई भी आदमी कोई टिप्पणी रख रहा है, हमें एक बड़ा स्पेस तो मिल जाता है, लेकिन उस स्पेस के दौरान हम ये भूल जाते हैं कि किस इंटेंशन के साथ हम अपनी बात जो लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं उसके रेपरकशंस क्या होंगे। अगर मेरी इंटेंशन खराब है कि मैं उस पर्टिकुलर पोस्ट को पोस्ट करके समाज में कोई फेरबदल करना चाहता हूँ, समाज में असमानता फैलाना चाहता हूँ या समाज में कोई दुष्प्रचार करना चाहता हूँ, तो ऐसे पोस्ट पे भी अंकुश होना चाहिए। मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता कि एक निरंकुश आजादी हमें सोशल मीडिया पे मिले। लेकिन इसमें कुछ निरंकुश आपको दिख रहा है, लेकिन कुछ निरंकुश आपको दिखता है। सुप्रीम कोर्ट ये बताना कि यहाँ पर लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं हो रहा है और उसकी तस्वीर पोस्ट कर देना, क्या ये बात सरकार को हजम नहीं हो रही है कि हमारी आलोचना कैसे कर दी, किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारी आलोचना कर दे? ये तो वही वाली बात हो गई।
इसमें तो कोई वैमनस्य नहीं है। सारी सरकारों की विफलता है। ये टीएमसी की सरकार, ये टीएमसी की सरकार नहीं, आज की डेट में पूरा का पूरा आरएसएस और बीजेपी और उसके साथ साथ सारा मशीनरी लगा हुआ है कि कैसे सारे इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त किया जाए, चाहे वो मीडिया हो, सुप्रीम कोर्ट हो या बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस हो। एक के बाद एक हमला हम हर एक रूप में देखते हैं और जहां पर ये लोग सत्ता में हैं वहां सत्ता में अपना सारा बल प्रयोग करके वो इंस्टीट्यूशंस को डैमेज करने में लगे हुए हैं और जहां पे सत्ता में नहीं है वो विपक्ष में जाके और दूसरे लोगों ने इनका पूरा का पूरा साथ देते हैं। चाहे वो टीएमसी की बात आप बंगाल में कर रहे हो, जो काम योगी आदित्यनाथ प्रशांत कनौजिया को उठा के 6 महीना जेल के अंदर डालते हैं, डॉक्टर कफील खान को जेल के अंदर डालते हैं, दिल्ली रॉयट्स में हजारों स्टूडेंट्स जो अपना पढ़ने आए थे एंटी-सीएए के खिलाफ, एक ऐसे कानून के खिलाफ जो अभिव्यक्ति की आजादी जो संविधान देता है उसके खिलाफ अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का वो पूरी तरह से उसे एजर्ट करते, उस राइट का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आज वो सब जेल के पीछे हैं। जो वो सारे पुरोधा हैं, गौरव नवलखा, सारे इंटेलेक्चुअल्स जो आज जेलों में पड़े हुए हैं, उन सबको ये कोई पैटर्न बिल्कुल नया नहीं है। सरकार किसी की भी रही हो, सारी सरकारों की नीति हमेशा रही है कि अभिव्यक्ति की आजादी पे अंकुश कैसे लगाया जाए। वही सेम काम योगी आदित्यनाथ, ठीक है, तौसीफ खान ऐसे ही चलेगा बंगाल में, बाकी जगह तौसीफ खान ऐसे ही चलेगा बंगाल में। जो बोलेगा उसको चुप करा देंगे, उसको डर दिखाएंगे, देखो पुलिस है हमारे पास, हमारी पुलिस के पास डंडा है और हम तुमको अंदर कर देंगे। ऐसे ही चलेगा बंगाल में? नहीं, ऐसे नहीं चलना चाहिए दिल्ली में, ऐसा नहीं चलना चाहिए उत्तर प्रदेश में, ऐसा नहीं चलना चाहिए सारे मुझे तो बंगाल का डंडा दिख रहा है अभी। डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट ने तो बंगाल के लिए बोला है अभी। नहीं, अभी डॉक्टर कफील खान का नाम उठाया गया, वो तो शायद आप भूल गए। डॉक्टर कफील खान ने क्या किया था, उसको नेशनल सिक्योरिटी में डाल के अंदर कर दिया। एक केस से उसको बेल निकला, फिर दूसरा फर्जी केस डाल करके अंदर कर दिया। पुलिस को कैसे मिस यूज किया जाता है, ये उत्तर प्रदेश का माफिया राज चल रहा है। दूसरे नाम से हम खुद को ढक लें, मैं आपको हम दूसरे नाम से खुद को ढक लें। मैं आपको बता दूं, बंगाल है ना तौसीफ खान, हम दूसरे नाम से खुद को ढक लें। हमने क्या किया उसको ना देखें। नहीं, दूसरा वो कर रहा है तो हम उसको खुद से जस्टिफाई करेंगे। अच्छा, दूसरा जो कर रहा है हम खुद को जस्टिफाई करेंगे। दूसरा आगे जाके गड्ढे में कूदेगा तो हम भी कूदेंगे। आप बोल लीजिए उसके बाद में बोल। नहीं तो मैं कह रहा हूं ना, दूसरा आगे जाके गड्ढे में कूदेगा तो हम भी कूदें। हम इस परिपाटी पे चलेंगे। आपकी जानकारी के लिए आप अपना स्टेट देखिए ना, मैं तो आपके स्टेट की बात कर रहा हूं फिलहाल। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता को लेकर टिप्पणी की है कि नहीं की है? आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता पुलिस को लेकर टिप्पणी की है कि नहीं की है? आप उस पर सफाई दीजिए मुझे। आपका ये हाँ जो किया गलत किया, आपका ये जो किया गलत किया, वो वैमनस्य से भरा हुआ था, वो राजनीति से प्रेरित था। मत बनिए। देखिए, प्रियंका जी, बंगाल के जो बीजेपी चीफ है, बंगाल के जो बीजेपी चीफ है दिलीप घोष, उन्होंने कहा है कि माफिया राज है उत्तर प्रदेश में और बिहार में। एडमिट किया उन्होंने अपने स्पीच में, ये कहा कि बंगाल जो है माफिया राज हो जा रहा है क्योंकि बंगाल में जो है बीजेपी और पावरफुल हो रही है, बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। अभी 8 अक्टूबर में कोरोना काल में एक प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट में पुलिस के ऊपर पत्थर फेंका गया, बम पिस्टल लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। आपको तो पूरा बात बोलना होगा ना, आपके दर्शकों को जब आप बात बता रहे हैं पूरा बात बताएंगे। आपको पूरी बात बोलती हूँ। ये मेरी बात का जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जो ये कानून है, सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है, ये बंगाल के साथ साथ सुन लिया, बंगाल के बारे में जवाब दीजिए। मेरा क्वेश्चन सुनिए, भी अप्लाई होता है। क्वेश्चन सुनिए और इमीडिएट आंसर करिएगा। और आंसर ये कफील खान के लिए भी अप्लाई होता है। आंसर करिए। डॉक्टर कफील खान के केस में भी ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन अप्लाई होता है। ये जवाब नहीं, इसलिए वो सुनना ही नहीं चाहते। बीजेपी वालों को ये बता दीजिए, मैं आपके चैनल के थ्रू में आप बीजेपी वालों को बताना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आज का गाइडलाइन है, परसों का जो ऑर्डर आया कल का, ये उन पे भी अप्लाई होता है, उत्तर प्रदेश में भी अप्लाई होता है। ये सिर्फ कोलकाता पुलिस पे अप्लाई नहीं होता है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आप के चैनल में आकर के लोग कोलकाता पुलिस के बारे में उल्टा पुल्टा बात कर रहे हैं। हमें बहुत गर्व है अपने कोलकाता पुलिस पे। कोलकाता पुलिस पे हमें बहुत गर्व है। वो एक इंडिपेंडेंट संस्था है, एक प्रोफेशनल संस्था है जो कानून के तहत काम करती है। आप जानते हैं कोरोना काल में कितना बड़ा ब्लड बैंक उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने कितना काम किया है। आप कहते हैं कि सिर्फ ये सरकार की बात, ये उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो सरकार चीफ मिनिस्टर की कई भी बातों पे चलती है। कोलकाता पुलिस पे हमें बहुत फख्र है। वी आर प्राउड ऑफ कोलकाता पुलिस। कोलकाता पुलिस बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से करती है।
और आपको कोई हक नहीं है कि कोलकाता पुलिस के आप लांछन लगाएं। तौसीफ खान, ये मुझे नहीं लगता है, ये मुझे नहीं लगता है, ये सुप्रीम कोर्ट को लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप भारत देश को आजाद रहने दें, लाइन क्रॉस मत करें। ये मेरे लिए, यूपी के लिए नहीं कहा है। ये किसके लिए कहा है, अच्छे से जानते हैं। मैं आपको बता दूं, ये मेरे लिए नहीं कहा है। कफील खान पे भी अप्लाई होता है। ये लॉ जो है सुप्रीम कोर्ट का लॉ ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होता है, सिर्फ बांग्लादेश। ठीक है, प्रियंका जी को जवाब देने दीजिए। प्रियंका जी को जवाब देने दीजिए, एक मिनट। आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी, प्रियंका जी को जवाब देने दीजिए। चुप करिए, सुन लिया आपकी बात। जब सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आता है वो ऑल ओवर इंडिया अप्लाई। तौसीफ जी, प्रियंका जी को जवाब देने दीजिए जरा। प्रियंका जी को जवाब देने दीजिए, थोड़ा तसल्ली रखिए। सुनिए, प्रियंका जी अपना जवाब देंगी। बोलिए प्रियंका जी, मैंने बहुत टाइम दिया आपको। कुछ नहीं हो, जवाब आपने लूंगी, मगर पूरा सवाल ढंग से सुन लीजिए। देखिए, यहाँ के जो महामहिम गवर्नर हैं, उन्होंने कई बार कहा और इस बार लास्ट वार्निंग भी दी है कि सरकार यहाँ पर क्या क्या कर रही है और किन नीतियों पर चल रही है। ये सारी नीतियां जो है, बंगाल के गवर्नर तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। अभी आप चुप रहिए, आपसे क्या कहा, पेशेंस रखिए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो सिचुएशन चल रही है, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स रूल। अभी मेरी बात खत्म नहीं है, वेट करिए ना, आपको आंसर देने का समय तो मिलेगा। दूसरी बात मुझे ये बताइए, इतनी यहाँ वहां की बात कर रहे हैं, अरे ये बता काफिला कहाँ लुटा। आज 14 अक्टूबर से एक बॉडी यहाँ पोस्टमार्टम के लिए पड़ी है, जिसके लिए हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि पोस्टमार्टम करो, लेकिन बंगाल सरकार ने फिर भी नहीं किया। हाईकोर्ट ने फिर दोबारा ऑर्डर किया कि पोस्टमार्टम करो, फिर भी नहीं। आज भी बॉडी पड़ी है, अभी ये जवाब नहीं देंगे। तो इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि अपनी लिमिट में रहो, लाइन क्रॉस करो, क्योंकि अति है और आप कान टूटने हैं। और ये जो अच्छा, ये रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर बोलिए सर, आप अपनी बात करिए, स्पीक अबाउट योरसेल्फ। सेक्शन 41 सीआरपीसी को लेकर के जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्या ये सिर्फ बंगाल में अप्लाई करेगा या ये ठीक है, इसको अश्विनी जी बताएंगे। अश्विनी जी, आप बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है, अश्विनी जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है उसके मायने क्या हैं? जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि लाइन क्रॉस मत करो, देश को आजाद रहने दो, इसके क्या मायने हैं और किसके लिए संदेश है? देखिए, मैं आपसे एक छोटा सा इलीगल, आपके चैनल में लोग बैठे हुए, सारे लोगों से पूछ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लाइन दिया है वो सब पे अप्लाई सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से ही पूछ रहा हूं। तौसीफ जी, एक मिनट, थोड़ा तसल्ली रखिए। मेरा ये सवाल अश्विनी उपाध्याय जी से है, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत रिनाउंड और बहुत सीनियर लॉयर हैं, उनसे मेरा सवाल है। बोलिए अश्विनी जी। वो तो आरएसएस के आदमी है ना। आपके लिए हर एक कोई, इसका आदमी उसका आदमी, बस यही करते रहिए, मुद्दे पे मत आइएगा। इसका आदमी उसका आदमी, ये करते रहिए बस। बोलिए अश्विनी जी। क्योंकि इनकी पार्टी तो इनको खुल करके लिखने भी नहीं देती कि टीएमसी के आदमी है। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यही आर्टिकल 19 हमारे मीडिया को लोकतंत्र का चौथा पिलर कहता है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट आए जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मीडिया, ये तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और आप पिछले 5 साल से देखिए जरा, कितने पत्रकारों का, मैं एग्जाम्पल नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन आप भी जानते हैं, एक पत्रकार ने स्टिंग किया, उसको झूठे मुकदमे में डाल दिया, उसको टॉर्चर किया, बेचारे रोते हुए उनका फोटो आया था। इसी तरीके से आप ये देखिए, ये जो करंट सिचुएशन है, इसमें क्या हुआ, एक महिला ने एक फोटो डाला, कलकत्ता की पुलिस या कलकत्ता की सरकार ये नहीं कह रही है फोटो झूठी है, वो ये नहीं कह रही है कि नहीं वहां वायलेशन नहीं हुआ, वो ये नहीं कह रही है कि वहां जो गाइडलाइन थी कोविड की वो डिस्टॉर्ट नहीं हुई। वो क्या कह रही है कि नहीं, तुम अगर हमारी बात को दिखाओगे हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। मतलब कानून तुम तोड़ रहे हो, गाइडलाइन तुम्हारे यहां टूट रही है, और कोई अगर उस गाइडलाइन के जो वायलेशन को दिखा रहा है उसको आप जेल में डाल रहे हो। ये तो कहते नहीं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कानून व्यवस्था आप संभाल नहीं रहे हो, आप जो वहां पे गाइडलाइन फॉलो करना उसको कर नहीं रहे हो, नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और वो भी नियम कानून किसके लिए तोड़ा जा रहा है, एक समुदाय विशेष के लिए तोड़ा जा रहा है, एक समुदाय विशेष के लिए नियम कानून तोड़ा जा रहा है। उसको आप पूरा टाइम दे रहे हो कि फ्राइडे को सब कुछ कर ले, जहां मन करे नमाज भी पढ़े, सड़क रोक के कर ले, सब कुछ कर ले। और अगर उसी की फोटो कोई डाल देता है या कोविड वायलेशन का फोटो डाल देता है, आप उसको जेल में डाल देते हो। तो ये कहते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। और इसका रूट काज मैं फिर से यही कह रहा हूं, रूट काज इसका है 1861 में लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाया गया पुलिस एक्ट।
उस पुलिस एक्ट को बदलने की जरूरत है। वो पुलिस एक्ट नहीं बदला जाएगा तो होगा ये कि जो सरकारें आएंगी, अगर सरकार की मंशा अच्छी है तो पुलिस ठीक काम करेगी, सरकार की मंशा गलत है तो ठीक है। पुलिस सरकार की मंशा पर सवाल है। मैं इसी सवाल के साथ आगे इस डिबेट को जारी रखूंगा। मैं इसी सवाल के साथ आगे इस डिबेट को जारी रखूंगा क्योंकि सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। इस देश को आजाद रहने दीजिए, ये तमाम तल्ख टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इस एक फेसबुक पोस्ट को लेकर जो बौखलाहट देखने को मिली और उस बौखलाहट के बाद जिस महिला ने वो फेसबुक पोस्ट की थी उसके खिलाफ समन भेज दिया गया। उस समन के जरिए ये कहा गया कि आप आइए कलकत्ता में, कलकत्ता पुलिस को आपसे पूछताछ करनी है। महिला सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद इस मामले में तल्ख टिप्पणी की है। अभी हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है और अभी अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे थे कि ये जिस तरह की हरकत कर रही है बंगाल सरकार और बंगाल की पुलिस, ये बंगाल सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। तौसीफ खान बंगाल सरकार की मंशा पर सीधे सवाल उठा रहे हैं अश्विनी उपाध्याय कि ये सब कुछ सरकार के दबाव के चलते हुआ है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि ये सब कुछ सरकार के दबाव की वजह से हुआ है। सरकार को पसंद नहीं है कि कोई उनके खिलाफ कुछ बोले, कोई अगर बोलेगा तो उसका मुंह बंद करा देंगे, ये मंशा है सरकार की। ये उत्तर प्रदेश में होता है, ऐसा बंगाल में नहीं होता है। उन्होंने कोई हो रहा है, हमको दिख रहा है, आप कह रहे नहीं होता है। ये बेबुनियाद बातें, इसका कोई मटेरियल नहीं दिखाया इस बात को उन्होंने सपोर्ट करने के लिए। दूसरी बात कि ऐसे किसी को भी जो हो रहा है हम उसको नकार नहीं सकते हैं। तौसीफ खान, जो हो रहा है उसको कैसे नकार दें, बताइए ना। मैं बोल रहा हूं कि सेक्शन 41 सीआरपीसी से रिलेटेड जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया है, क्या ये सिर्फ बंगाल पे अप्लाई होता है या उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, पूरे देश? अभी ये बताइए, समन यूपी ने भेजा, बंगाल यूपी पुलिस ने भेजा, बंगाल पुलिस ने भेजा, बताइए। नहीं, आप उनसे अभी मुझे ये बताइए ना, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? आप कहेंगे यूपी, आप कहेंगे यहां, आप कहेंगे वहां, उसकी बात मत कीजिए। अभी कहां की बात हो रही है, वहां की बात कीजिए ना। बंगाल अगर आप अपना जवाब दीजिए ना। यूपी का जवाब हम यूपी वालों से ले लेंगे, हम यूपी का जवाब यूपी वालों से ले लेंगे। आप बचने की कोशिश मत कीजिए। नहीं, अगर कोई बीजेपी सरकार की आलोचना करेगा, क्या उस पे ये कानून अप्लाई होता है या नहीं होता है? सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग सब पे अप्लाई होता है, यही बात मैं बताना आप अपना जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं आप अपना जवाब दीजिए, आप बचने की कोशिश मत कीजिए। नहीं, मैंने तो जवाब दे दिया आपको कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, डायरेक्शन दिया है कि आप अक्यूज्ड को दिल्ली से फोर्स करके कलकत्ता मत बुलाइए, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस आप नहीं ला सकते, आप नहीं ला सकते। ये कहा है आप नहीं ला सकते। आप डरा रहे हैं, एक तरीके से धमका रहे हैं उसको कि अगर किसी ने किया तो ये कर देंगे। ये है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट में सबमिशन है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से कि ये ठीक है, मैं आपको बताता हूं क्या टिप्पणी, मैं आपको बताता हूं टिप्पणी क्या है। सुनिए, तुम बोलने की आजादी चाहते हो तो हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। ये टिप्पणी है जो डबल बेंच के जस्टिस हैं दोनों की, ये टिप्पणी है। तुम बोलने की आजादी चाहते हो, हम तुमको सबक सिखाएंगे। एक तरीके से ऐसे डराने की कोशिश की जा रही है। आपको एफिडेविट पढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सबमिशन किया है, स्टेट गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे जो लॉयर, उन्होंने सबमिशन किया है कि अक्यूज ने खुद आश्वासन दिया था कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं खुद आ जाऊंगी इन्वेस्टिगेशन में, मैं कोऑपरेट करूंगी। और सर मेरा सवाल यह है कि बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई? ये समन उठाया गया। मेरा सवाल यही है, मेरा सवाल तो वहां पर मेरा सवाल यह है कि बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई? ऐसा क्या गुनाह कर दिया था, ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि बुलाने की जरूरत पड़ गई? अब मैं 10 दिन पीछे जाऊंगा, 10 दिन पीछे जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 10 दिन पीछे क्या हुआ था हमने सब देखा था। एक सिख युवक की पगड़ी कैसे उछाली थी बंगाल पुलिस ने, उसको कह दिया गलती है और इसको गुनाह कहते हैं। वो उसको गलती उछाला गया था, उसको गलती, ये तो वो गलती हो गई थी हमारी पुलिस से, वो गलती हो गई थी पुलिस से। और ये कोई फेसबुक पे पोस्ट डाल दे तो वो गुनाह है। जिसका नियत हो, किसी पुलिस कर्मी ने इसको, वेस्ट बंगाल पुलिस ने इस पे क्लैरिफिकेशन दिया कि वो अनइंटेंशनल हो गया। वही मैं कह रहा हूं, मैं वही बात कर रहा हूं पुलिस की कि वो तो गलती थी, ये गुनाह हो गया। बैठाने से पहले पगड़ी बांधा भी गया था। ये तो न्यूज़, प्रियंका जी वो गलती थी लेकिन फेसबुक पे पोस्ट डाल दी तो गुनाह हो गया। को सारी बात बोलने चाहिए, व्यूअर्स के, आपके व्यूअर्स को सारी बात मालूम होने चाहिए। वो तो मैंने तो बताया कि क्या कहा, मैं वही तो कह रहा हूं कि तब कह रहे हैं कि गलती और अब कह रहे हैं गुनाह। कोई फेसबुक पे पोस्ट डाले तो वो गुनाह है। नहीं, उसको हम समन भेजेंगे, बॉम्ब चले, फिर उसको हम जेल भेजेंगे। पिस्टल निकले, कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, 20,000-25,000 के लोग उतर आए कोरोना काल में, जबकि परमिशन था, प्रोटोकॉल है 100 लोगों का आने का। तो अब कोई कानून तोड़ेगा तो उस पर तो पुलिस कार्रवाई करेगी ना। अब पुलिस कार्रवाई में आप उस पे
बोलते हैं कि ये देखो हमारा रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट कर दे, ये धर्म का चश्मा उतार देना चाहिए। कोई कानून जो है वो सब पे इक्वली अप्लाई होता है, चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे वो नॉन बीजेपी सरकार हो। ये बात बंगाल पे भी लागू होती है कि नहीं होती है? कानून सब पे जो ये जो पाठ आप पढ़ा रहे हैं लागू होता है, वही कानून उत्तर प्रदेश में भी लागू होता है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश के ठीक है, प्रियंका जी आएंगी, प्रियंका जी इसका जवाब देंगी। बेटी का रात में सबको जला दे तो ये चुप नहीं रह पाएंगे, कुछ ना कुछ इनको बोलना है। अभी सुनिए, जो इन्होंने कानून व्यवस्था के बारे में बात समझाई, ममता बनर्जी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम जैसी बड़ी जगह में लोगों को बुला करके मीटिंग करी, तब कोई कोरोना नहीं, तब कोई पुलिस की दरकार नहीं, कोई परमिशन की दरकार नहीं। तृणमूल रैली निकाल के 8-10 दिन पहले सड़कों पर, तब कोई पुलिस की दरकार नहीं, कोई परमिशन की दरकार नहीं। कोरोना खाली बीजेपी से ही फैलेगा। तो देखिए प्रियंका जी, कार्यकर्ताओं पर होनी चाहिए। प्रियंका जी भी बंगाल की कल्चर समझती है। प्रियंका जी को मालूम है कि हाईकोर्ट ने क्या, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था नो एंट्री का दुर्गा पूजा में, और दुर्गा पूजा में लोग बहुत रेस्ट्रेंटफुली दुर्गा पूजा को इस दफा मनाया भी गया। आप पूछे प्रियंका जी को सारी बातें मालूम है कि कोरोना काल में बंगाल में और कलकत्ता शहर में कितने अच्छे तरीके से दुर्गा पूजा मनाया गया। हाईकोर्ट का रूलिंग भी था, नो एंट्री बना दिया गया कि यहाँ के लोग वैसे जो खुद सेल्फ रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करते हैं। सरकार की जो इमेज है वो सिर्फ एक को फेमस करने के लिए पीछे लगी हुई थी कि हाँ वो माइनॉरिटी अपीजमेंट है। तो आपने सोचा इस बार हिंदुओं को खुश किया जाए, क्लब को 50-50 हजार रुपए सौंपे कि करो धूमधाम से। आपको क्या लेना देना कोरोना में? नहीं देखिए, नहीं प्रियंका जी आपको मालूम नहीं है। प्रियंका जी आप बात को, मेरी बात सुनिए, जितना डिसिप्लिन था दैट वाज ओनली टू द कोर्ट्स ऑर्डर, टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ऑर्डर, कि उन्होंने पूजा को मेंटेन किया कि इतने लोग हो नहीं सकते हैं, कोई पंडाल में घुस नहीं सकता है, 5 मीटर 10 मीटर की सुरक्षा किस तरह से रखी जाए। कोरोना का काल है, 50,000 रुपए इसलिए दिया गया ताकि पंडाल बंद करके पंडाल से काफी लोगों का घर चलता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बेरोजगार हैं, कोरोना में ऐसे ही सारे भूखमरी से मारे जा रहे हैं। तो वो 50,000 दिया गया ताकि कोविड का मामला है, कोविड के मामले में ताकि लोग मास्क पहन सके, सैनिटाइजेशन हो सके प्रॉपर तरीके से। पंडाल अगर कहीं बनता है तो उससे काफी लोगों का घर चलता है। और देखिए कितने अच्छे तरीके से, ठीक है, मैं बाकी लोगों को भी डिबेट में शामिल कर रहा हूं। एल्बर्ट जी मैं आपके पास आ रहा हूं। एल्बर्ट जी मुझे आप ये बताइए, मुझे सीधे तौर पर एक जवाब आपसे चाहिए, ये सीधे तौर पर जवाब चाहिए। जो ये हुआ, ये पूरा एपिसोड हुआ रोशनी बिस्वास के साथ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, क्या आपको लगता है कि ये अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है या नहीं? ये बताइए मुझे। देखिए, मैं ये बिल्कुल साफ कर देना चाह रहा हूं कि इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी आज की तारीख में बहुत सेलेक्टिव अभिव्यक्ति की आजादी है। वो केवल और केवल एक विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर दूसरी विचारधारा या दूसरे विचारों वाला कोई भी आदमी आके सरकार के खिलाफ या उनके विचारों के खिलाफ कोई सामने से कोई चीज रखेगा, हम सब जानते हैं कि पूरी तरह से सरकार विफल रही। कोविड को भारत में रोकथाम करने के लिए सरकार पूरी तरह विफल रही। हम सबने देखा है कि किस तरह से लाखों मजदूर पैदल चलने के लिए मजबूर हुए, किस तरह से वो विजुअल्स हम कभी भूल नहीं सकते। और सर उसकी हमने तस्वीरें भी बहुत सारी देखी। मुझे लगता है एल्बर्ट जी बिल्कुल आपने ठीक बात कही, आपने ठीक बात कही। उसकी बहुत सारी तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पर देखी, उसकी बहुत सारी तस्वीरें और उसके बहुत सारे वीडियो एल्बर्ट साहब हमने देखे सोशल मीडिया पर। लेकिन क्या उन तस्वीरों को लेकर, क्या उन वीडियो जिस शख्स ने पोस्ट किए, क्या उनको लेकर किसी को समन भेजा गया? आप कह रहे हैं सरकार की विफलता थी, ठीक है, क्या उसको लेकर किसी को समन भेजा गया? आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने पोस्ट कर दिया, चलिए जेल के अंदर, चलिए आइए पुलिस के सामने बैठिए, हाजिरी लगाइए? क्या हुआ? मैं भी वही बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि केवल और केवल अभिव्यक्ति की आजादी पूरी तरह से सिलेक्टिव हो चुकी है, पूरी तरह सिलेक्टिव हो चुकी है। मेरे कातिल का अंदाज बड़ा निराला, पहले कत्ल करे और फिर कहे हाय किसने मार डाला। अगर अभिव्यक्ति की आजादी को पूरा डेंट देने का काम किया, ट्रोल आर्मी को खड़ा करने का काम किया, सोशल मीडिया को पूरा का पूरा बर्बाद करने का काम किया, उसमें जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय जनता, हम सब लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी सबसे ज्यादा सक्रिय है। उसने पूरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को गंदा करके रख दिया है। और ऐसे में जब भी कभी जरूरत पड़ती है
आज मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं अपने फेसबुक पोस्ट को बिना सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड लगाए उसको ओपन छोड़ दूं। पहले एक माहौल हुआ करता था जहां पे मैं फेसबुक पे बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रख सकता था। आज मुझे डर लगता है कि मैं कहीं अगला अखलाक ना हो जाऊं, मैं कहीं घर में बैठा हुआ, घर पे मेरे पब्लिक ना आए और एक खास समुदाय के प्रति और उसके नारे लगाते हुए जय श्री राम या कुछ करके मुझे लिंच ना कर दे। ये बात कहने में मुझे युवा होने के नाते डर लगता है। और खासकर आप क्या बात करेंगे, 2016 से लेके आज तक हम तो झेल रहे हैं। जिस तरह से जेएनयू को डिमोनाइज किया गया और जिस तरह से एक इमेज पूरी बनाई गई, उसमें सारा का सारा योगदान तो इसी सरकार का था। तो अभिव्यक्ति की आजादी का पाठ चूंकि आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी को इसको जवाब इसका देना चाहिए। और चूंकि प्रियंका जी मेरे साथ है तो मुझे लगता है प्रियंका जी आप ही इस पर जवाब दें तो बेहतर रहेगा। मैं कुछ कहूंगा तो हाँ ठीक नहीं होगा। आप आजादी के नाम पर अगर एंटी नेशनलिस्ट होके दिखाएंगे कि हाँ भाई तुम्हारे साथ है, जो कहते हैं कि देश के टुकड़े होने चाहिए उनका साथ देंगे, तो भाई आप जेल ही जाएंगे। तो इसमें डरने की बात नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो ये डर अच्छा है, डरिए। वी आर नेशनलिस्ट फर्स्ट। जेएनयू में जो लोग थे और अंदर गए वो ऐसे ही नहीं गए। नहीं, शाहीन बाग में जिन लोगों ने आतंक आप सबके प्रोपेगेंडा आज सबके सामने आ गए हैं। देश की जनता समझती है, देश की जनता जानती है। और असली बात जेएनयू कर रहा है। जेएनयू ने पहले आज से 5 साल पहले अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया था और आज हम उस संविधान के दायरे में रह के अपने सारे के सारे प्रोटेस्ट करेंगे। हम संविधान के दायरे में रह के, हम बाबा साहब की इज्जत, हम अपने राइट्स जानते हैं, अपने राइट्स को पूरी तरह से देखिए, ऐसे कुछ नहीं होता, कहने से कुछ नहीं होता। हमें सेमी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से हमें सीखने की जरूरत नहीं है। हम सेमी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से सीखना नहीं चाहते कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी है। आरएसएस का पूरा स्ट्रक्चर सेमी मिलिट्री, आपके यहाँ हमने तो आपसे नहीं कहा कि आप उनको मत मानिए, फिर आपने क्यों कहा? क्योंकि आपकी ये सोच है और सिर्फ आपकी ही नहीं, बढ़ती पीढ़ी को यही सिखाया जा रहा है कि बेटा राम एंटी नेशनल है, तुम नेशनलिस्ट हो। तो आप अपने आप को नेशनलिस्ट समझ रहे हैं और सारे एंटी सोशल ग्रुप जितने हैं उसमें आप खड़े रहते हैं। युवा देश सब देख रहा है, लोग सब जान रहे हैं। ज्यादा दिन कबूतरबाजी चलने वाली नहीं है। ज्यादा दिन कबूतर ट्रोल आर्मी के दम पे 1-2 बार तो आप ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। उतना ही जितना गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, हम भी उतना ही बोलते हैं। हमें तो उसकी भी आजादी नहीं मिल रही, हमें तो उसकी नहीं मिल रही। सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना अच्छा है, लेकिन देश के लिए एंटी नेशनल होके खड़े हो जाना बुरा है। तो सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का ही तो नतीजा है कि आज हमारे सारे के साथी आप जेल में भर दिए हैं। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की बात आप ठीक है। मैं इस वक्त रश्मि जी के पास जा रहा हूं। रश्मि जी, बीइंग ए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, आप मतलब क्या चाहती हैं? किस तरह के चेक्स हों सोशल मीडिया पर और कम से कम एक ऐसा माहौल मिले कि आपको एक पोस्ट करते हुए डर ना लगे कि पता चले यार मैं पोस्ट कर रही हूं या मैं पोस्ट कर रहा हूं, पता चला जी वहां से समन आ गया, वहां से पुलिस आ गई मुझे पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए। तो किस तरह के चेक्स आपको लगता है कि इसमें होने चाहिए और किस तरह का एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट होना चाहिए? मतलब कम से कम मुझे डर ना लगे कि यार मैंने कुछ ऐसा कर दिया, क्या कर दिया। कुछ ऐसा होना चाहिए आपको लगता है, कुछ रिफॉर्म्स? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पुराने जमाने से ही हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो है अधिकार मिला हुआ है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही था जब पुराने ज़माने से लोगों ने बुक्स लिखने शुरू किए, वेद पुराण लिखे गए और आज हम उनको पढ़ते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। आज हर मीडिया को लोग मैनेज कर रहे हैं, हर तरह की मीडिया को आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, लेकिन सोशल मीडिया जो है जिसे हम कहते हैं कि वो बिल्कुल जो ट्रुथ की एक आवाज़ है। काफ़ी सारे रिसेंटली केसेस हुए हैं आप जिसमें एक सुशांत सिंह राजपूत जी के जो तो कॉल्ड मर्डर या क्या कहते हैं आत्महत्या का जो मामला चल रहा है, तो सारा मामला सोशल मीडिया से ही उठकर ऊपर आया। फिर सीबीआई को केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। तो सोशल मीडिया के पावर को आप नकार नहीं सकते हैं आज के जमाने में। और क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं, इंडिविजुअल्स पढ़े लिखे हैं और इंडिविजुअल राइट्स के तहत हमें अधिकार प्राप्त है कि हम अपने बातों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखें। खासकर कोरोना काल में जब हम बाहर झंडा जी
किसी चीज के। आप जैसे कि वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं, एक तरह से ममता की सरकार एक डिक्टेटर के रूप में काम कर रही है। वहां पर बिल्कुल जो कहते हैं भ्रम और झूठ का जाल फैला हुआ है। और अगर सोशल मीडिया के जरिए इस बात को, जो वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है, उस सच्चाई को अगर हम सामने लाना चाहते हैं, लाते हैं, और आप उनको डराएंगे, उस सोशल मीडिया वॉरियर को डराएंगे, धमकाएंगे, तो ये गलत बात है। अभी देखिए रिसेंटली क्या हुआ है वेस्ट बंगाल में, साइबर क्राइम एक्ट के तहत इन लोगों ने क्या किया है, जो इनकी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने बोला कि हम सोशल मीडिया सर्वेलेंस के तहत 3000 सोशल मीडिया पोस्ट को हटाएंगे। इनको लगता है जो भी पोस्ट इनके सरकार के सच्चाई को बाहर ला रहा है तो उनको वो डराते हैं, धमकाते हैं, या फिर उनके पोस्ट को डिलीट कर देते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट जो है या सीआईडी है, इनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, ना कि जो सच्चाई दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे सच्चाई को बता रहे हैं, आप उनको डराएं, धमकाएं और उनको अरेस्ट करें, उनको हैरेस करें। आप देखिए ये महिलाओं को नहीं छोड़ रहे हैं, एक लड़की को नहीं छोड़ रहे हैं, तो आम जनता की स्थिति क्या होगी वेस्ट बंगाल में, आप इमेजिन करिए। लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह से खराब हो चुका है। और बहुत अच्छा काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो उन्होंने कल फटकार लगाई है, ये बहुत जरूरी थी। और वेस्ट बंगाल की सच्चाई को देश के सामने जरूर आना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि इस पे होम मिनिस्टर कोई एक्शन ले। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को फिर अगेन थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि फियरलेस जर्नलिज्म को पूरी तरह से कुचलने की कोशिश की जा रही है वेस्ट बंगाल में। जी बिल्कुल। अच्छा तौसीफ साहब, अब मुझे एक लास्ट रिएक्शन आपसे लेना है। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी यह भी थी कि सरकार की आलोचना करने वाली एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर देश के नागरिकों को एक जगह से दूसरी जगह घुमाया नहीं जा सकता। यह भी एक टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की। क्या अभी रेगुलेट करने की कोशिश होगी सोशल मीडिया को? जरूरी है, क्योंकि उससे लोगों, जो भी व्यूअर्स हैं, और सोशल मीडिया में देखिए आप व्यूअरशिप को कंट्रोल नहीं कर सकते, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक देखते हैं। अब हम सोशल मीडिया में ऐसा भी है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नाला के गैस के थ्रू आप चूल्हा बनाकर चाय बेच सकते हैं, आप पकोड़ा जो है वो एक रोजगार है। तो इस तरह की बातें, हर तरह की बातें आ जाती है सोशल मीडिया में, तो आपको तो उसको रेगुलेट करना होगा। अब इसमें ये कोई पॉलिटिक्स खेलने लगे, सिर्फ एक तरफ इशारा दे, तो ऐसे नहीं है। ये जो कानून है सारे जगह पे अप्लाई होता है, ये सारे रेगुलेशंस सारे जगह पे अप्लाई होते हैं। इसको तो बंगाल में भी अप्लाई होते हैं, मैं मान रहा हूं सब जगह होते हैं, लेकिन बंगाल में भी होते हैं ना? बिल्कुल होते हैं। और जो पुलिस ने अगर कहा है कि हम 3000 मीडिया पोस्ट को हम हटाएंगे, क्योंकि सर ये चीज समझिए, इस तरह से किरकिरी होती है सरकार की, इस तरह से पुलिस की सरकार की किरकिरी होती है, तो वो उसको उसको अपील कर सकते हैं उसके खिलाफ। अगर पुलिस ने बात कही है 3000 सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए, तो उसको आप रिव्यू कीजिए और कोर्ट में जाइए। इस तरह से जो टिप्पणी हो रही है ना सुप्रीम कोर्ट की, उससे किरकिरी होती है सरकार की। सुप्रीम कोर्ट को तो अपना काम करना है, जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए अपना काम किया, इंटरफेयर करे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए अपना काम किया क्योंकि पुलिस गलत कर रही थी। अब ये हमने अलग बात है कि हमने देखा एनआरसी के मामले में, सीए के मामले में, दिल्ली राइट्स के मामले में, इंटरफेरेंस के टाइम में कभी आपको बस बंगाल पे बात नहीं करनी है, सारी दुनिया के बारे में बात करनी है। ठीक है प्रियंका जी, आप बोलिए, क्योंकि मेरे पास अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। आपका लास्ट रिएक्शन ले रहा हूँ प्रियंका जी। हाँ प्लीज। यही तो, ये जो कह रहे थे ना कि डर का माहौल है, तो डर तो इनको लग ही रहा है। सोशल मीडिया से ये बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि इसका कारण ये है कि जब ये लोगों को मार मार के पुरोलिया में पेड़ से टंगा देते हैं, बागनान में टंगा देते हैं, जब ये छात्राओं पर गोली चलाते हैं, क्योंकि ये सब यूथ है, तो ये सारी बातें फैलकर सोशल मीडिया में आ जाती है, तो ये घबरा जाते हैं कि अरे हमारा चेहरा सामने आ गया, अब तो इंक्वायरी बैठेगी, अरे सीबीआई आ जाएगी। तो इन सब चीजों से इनको बड़ा डर लगता है, इसीलिए चाहते हैं जो आवाज जहां उठी उसको वहीं दबा दो, खामोश कर दो। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस मुद्दे पर आपने बहस की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।